Hello student, welcome to my channel Motion Explain GSCB Made Easy। ये देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर वन का ये पार्ट टू वीडियो सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट जैसे ट्रेंच वॉर को कवर करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि क्या कॉजेज़ थे, क्या वजह थी और वर्ल्ड वॉर वन में क्या आउटकम रहा। अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 के बीच में युद्ध के दौरान भी काफ़ी कुछ इवेंट्स हुए। जो मेन मेन इवेंट्स हैं हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा सबसे पहले जो है ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच वॉरफेयर अगर देखा जाए तो ये एक लड़ने की एक कला है, जिसमें जो दोनों सैनिक होते हैं वो सैनिक क्या करते हैं, यहाँ पे ज़मीन में खड्डा खोदते हैं और इतना खड्डा खोदते हैं कि वो ज़मीन में छुप सकें और उसके बाद वो फिर सामने वाली फ़ौज के ऊपर अटैक कर सकें। अब ट्रेंच वॉर को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, द मिडिल पार्ट ऑफ द वॉर 1916 एंड 1917 वाज डोमिनेटेड बाय कॉन्टिन्यूइंग ट्रेंच वॉर। ये आप जो फोटोज़ देख रहे हैं ना, ये आप फोटोज़ इसमें आप देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो पूरी इसमें लाइन बनी हुई है, ये इसको हम लोग कहते हैं ट्रेंच कहते हैं। ये ज़मीन में खड्डा खोदा जाता है, तकरीबन 3-4 फीट खड्डा खोदा जाता है। इसके अंदर जो आर्मी होती है वो आर्मी घुस जाती है, छुप के बैठ जाती है। और ट्रेंच वॉर अगर देखा जाए तो ट्रेंच वॉर जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे दोनों जो आर्मीज होती हैं वो ट्रेंच करती हैं, और ट्रेंच के बीच में जो ज़मीन होती है उसको हम लोग कहते हैं नो वॉर जोन। ये जो आप बीच में जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर से लेके ये क्या है, ये नो वॉर जोन, नो मैंस लैंड है। मतलब ये तो ना एक आर्मी की है ना दूसरे आर्मी की है, ये किसी की इस पे किसी का भी हक है। इसको हम लोग कहते हैं नो मैंस लैंड। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे दोनों आर्मी अपने थोड़े ही आगे आगे क्या कर देते हैं, वायरिंग कर देते हैं, ताकि ये इधर की आर्मी क्रॉस ना कर सके इजीली। अगर क्रॉस करने की कोशिश करे तो सामने वाली आर्मी को मौका मिल जाए जहाँ पे वो उन पर अटैक कर सके। सो ये जो 1916 और 1917 के बीच में दौर था ना, यहाँ पे ना जो ट्रेंच वॉरफेयर, यानी वॉरफेयर क्या होता है, लड़ने की कला, ये जो ट्रेंच वॉरफेयर था ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया और इफेक्टिव रहा। बोथ साइडेड had built a series of trenches that went from North Sea through Belgium and France. Soldiers fought from dug-in position, striking at each other with machine gun, heavy artillery and chemical weapons. अब ये जो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंचेस बनाए गए, आप यहाँ पर भी ये ट्रेंचेस देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे ट्रेंचेस बनाए गए हैं। अब ये ट्रेंचेस जो है ये मोस्टली ऑफ आपका नॉर्थ सी थ्रू बेल्जियम से फ्रांस तक बनाया गया साथ में। और सोल्जर जो है इसमें उन्होंने ज़मीन में खड्डा किया और वहाँ पे वो अपने दुश्मन अपोजिट आर्मी वाले को मशीन गन, हैवी आर्टिलरी और केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके उन्हें मारने की कोशिश करते थे। अब ये जो दोनों ट्रेंचों के बीच में जो जगह है, जो मैंने आपको ये बताया, ये जो जगह आपको दिख रही है, ये नो मैंस लैंड कहलाती है। द लैंड वॉज सम टाइम कवर्ड विद बार्बर्ड वायर एंड लैंड माइन्स। अब ये जो पोजीशन है आपकी, ये जो वायर दिख रहे हैं आपको, इसको हम क्या कहेंगे, बार्बर्ड वायर कहेंगे। और इसके बीच में जो जगह है यहाँ पर, ये जो आप वायर और ये ट्रेंच के बीच में जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे वो लैंड माइन्स बिछा के रखते हैं कि किसी भी तरीके से अगर वो यहाँ पर आ गए तो ये जो माइन्स हैं वो उनको ख़त्म कर देंगे। नाउ द एनिमी ट्रेंचेस वर जनरली अराउंड 50 टू 250 यार्ड्स। अब इनकी जो अगर देखा जाए तो तकरीबन 50 से लेकर 250 यार्ड तक की होती है। दो सोल्जर डाइड बाय द मिलियन इन ब्रूटल कंडीशन। यहाँ पे भी तकरीबन लाखों की तादाद में सोल्जर्स मारे गए। नीदर साइड हैव सब्सटेंटिव सक्सेस और गेन एनी एडवांटेज। अब दोनों आर्मी को किसी भी तरीके से कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिला, दोनों को ज़बरदस्त नुकसान ही झेलने को मिला। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें वर्ल्ड वॉर के बीच में तकरीबन 1917 के आसपास यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड वॉर में इंटर होता है और उसके कुछ ही महीनों में, 2 से 3 महीनों के बीच में रशिया एग्जिट हो जाता है। दोनों क्या वजह है, डिस्पाइट द स्टेलमेट ऑन बोथ फ्रंट इन यूरोप, टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द वॉर अकर्ड इन 1970। अब यूरोप में ये जंग चल रही थी, पर लेकिन यहाँ पे दो मेजर हुए। सबसे पहले अप्रैल में यूनाइटेड स्टेट एंगर्ड बाय द अटैक अपॉन इट्स शिप इन द अटलांटिक। अब जैसा कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो यहाँ पे जर्मनी ने क्या किया था, अमेरिका की एक शिप पे हमला कर दिया था, जिससे अमेरिका को बहुत गुस्सा आया और उसने सीधा जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया।
देन नवंबर में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जिसको हम कह सकते हैं एक सिविल वॉर भी कह सकते हैं, जो रशिया के अंदर अकर्ड हुआ था ज़ार के खिलाफ, जिसकी वजह से रशिया को वर्ल्ड वॉर वन छोड़ना पड़ा। तो ये दो मेन इवेंट थे, एक तो यूनाइटेड स्टेट इंटर हुआ अप्रैल में, और रशिया जो है बोल्शेविक रेवोल्यूशन की वजह से रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अनदर टॉपिक, द एंड ऑफ द वॉर एंड द आर्मिस्टाइस। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल्दो बोथ साइड लॉन्च रिन्यूड ऑफेंसिव इन 1918 एंड इन ऑल और नथिंग एफर्ट टू विन द वॉर। अब दोनों साइड, एक अलाइड नेशन और एक्सिस नेशन, अलाइड नेशन में आपके फ्रांस, ब्रिटेन और फिर आपका कह सकते हैं यूएस, ये सब थे साथ में, और दूसरी तरफ जर्मनी, ये सब लड़ रहे थे। दोनों जो हैं, दोनों पूरी ताकत तो उन्होंने पूरी लगा दी थी, और वो सिर्फ एक ही था, या तो हमारे, या तो मारेंगे या तो मरेंगे, ऑल और नथिंग, या तो हमें अब जंग जीतना ही है कुछ भी हो जाए। पर लेकिन ये दोनों एफर्ट फेल हो गए। द फाइटिंग बिटवीन एग्जॉस्टेड, अब दोनों जो देश जितने भी अलाइड और एक्सिस पूरी तरीके से थक गए थे, उनकी आर्मी भी डिमोरलाइज हो गई थी, क्योंकि 5 साल से जंग चल रही थी और कोई उनका रीज़न नहीं निकल रहा था वो जंग जीते हैं या हारे हैं। देन in August, September, an Allied offensive along the Meuse River or through the Argonne Forest succeeded in driving an exhausted German army backward toward the German border. तभी बीच में सितंबर में अगर देखा जाए तो जो अलाइड नेशन थे उनको थोड़ा सा एक मौका मिला, जिसमें उन्होंने मीयूस रिवर से लेकर अलोंग फॉरेस्ट तक, ये जर्मनी की हद थी, और वहाँ पे जो अलाइड फोर्सेस थे उन्होंने जर्मनी को पीछे ढकेलने पे मजबूर कर दिया। यानी जर्मन बॉर्डर, यानी वो जर्मनी क्या थे कि अपना बॉर्डर क्रॉस करके काफ़ी हद तक उन्होंने जो दूसरे देश का कब्जा कर लिया था, पर लेकिन सितंबर में मौका मिला तो अलाइड नेशन ने जर्मनी को, उनकी आर्मी को पीछे ढकेल दिया। उसी के साथ में अ डेडली आउटब्रोक ऑफ इन्फ्लुएंजा, उसी के बाद में एक बीमारी फैली इन्फ्लुएंजा, जिसमें दोनों साइड के सोल्जर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी जाने गई। मीनवाइल हैवी टुक हैवी टोल्स ऑन सोल्जर ऑफ बोथ साइड, अलाइड नेशन और एक्सिस नेशन दोनों जगह के आर्मी जो सोल्जर्स थे बहुत बुरी तरीके से इस बीमारी की वजह से मर रहे थे। Eventually, the government of both Germany and Austria and Hungary began to lose control as both countries experienced multiple mutinies from within their military structure. उसी के साथ में तभी जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की जो दोनों की जो सरकारें थी, उन्हें अपने देश से बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने, उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया था कि वो धीरे धीरे करके उनका जो कंट्रोल था वो कम होने लगा। On November 11th, Germany signed an armistice in which they agreed to surrender their arm. उसके बाद नवंबर 11 जब जर्मनी जंग हार गया तो तकरीबन 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया गया एज एन आर्मिस्टिक। उसमें उन्होंने हथियार डालने के लिए एग्री हुए, और साथ में अपनी नेवी को कम करने के लिए भी एग्री हो गए, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान जितना भी उन्होंने दूसरे देश पे कब्जा किया था वो उनको खाली कर देंगे, वो उनको उसी देश को वापस कर देंगे। तो ये कुछ एक आउटकम्स थे द एंड ऑफ द वॉर, और ये वॉर कैसे एंड हुआ, और वॉर एंड होने के बाद जर्मनी के साथ में क्या हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी देखा 1917 में यूएस इंटर हुआ। पहले तो यूएस न्यूट्रल था, यूएस किसी भी तरीके से नहीं था, पर लेकिन फिर यूएस इंटर हुआ। क्यों हुआ चले जानते हैं। यूएस, द यूनाइटेड स्टेट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द आउटकम ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन एंड द सब्सिक्वेंट पीस ट्रीटी। अब जो वर्ल्ड वॉर वन है, जब तक यूएस इंटर होने के पहले जर्मनी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कॉन्फिडेंस के साथ वो जीतता ही जा रहा था। इवन फ्रांस और इंग्लैंड भी उस कमज़ोर पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही यूएस इंटर हुआ, पूरे हालात धीरे धीरे करके बदलने लगे। Now, however, the country tried very hard to stay neutral throughout most of the conflict, which it saw as an European affair. ये अमेरिका ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने आप को जंग में ना उतरने दे, लेकिन जब यूरोपियन देशों में जर्मनी के द्वारा और दूसरे देशों के द्वारा जो वहाँ पर के नागरिकों पे जिस तरीके से कहर बरसाया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, उसकी वजह से अमेरिका को इंटर होना पड़ा। बाय 1917
Woodrow Wilson's policy and public opinion changed in favor of the US entry into the World War I for the following 5 reasons that are described. उसके बाद 1970 में जो वुड्रो विल्सन जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और लोगों का जो ओपिनियन था वो धीरे धीरे करके बदलने लगा और फिर उन्होंने सोचा कि अब उन्हें वर्ल्ड वॉर वन में स्टेप इन होना पड़ेगा। क्यों? चलिए हम यहाँ पे कुछ एक 5 रीजन्स को हम समझते हैं जो मेज 5 रीजन है अमेरिका जिस वजह से अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर में इंटर हुआ। नंबर 1, जर्मन एट्रोसिटी इन बेल्जियम। One factor that had major influence on American public opinion was the invasion of neutral Belgium and the stories of German atrocities in the country which shocked and outraged the American. सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर था कि अमेरिकन पब्लिक के पास न्यूज़ आ रही थी कि किस तरीके से जर्मनी जो है वो बेल्जियम के लोगों को टॉर्चर कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है और उन्हें मार रहा है। अब यहाँ पे स्टोरीज कैसे आई थी? स्टोरीज ऑफ अनआर्म्ड सिविलियंस बीइंग किल्ड एंड स्मॉल टाउन बीइंग डिस्ट्रॉयड सर्कुलेटेड थ्रू आउट द प्रेस। अब जितनी भी जो न्यूज़ आती थी, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती थी, आर्टिकल यही आते थे कि इतने बेगुनाह लोगों को मार दिया, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। सब प्रेस के द्वारा ही उनको मालूम पड़ रहा था। अब जब अमेरिकन्स और अमेरिका के प्रेसिडेंट ये सब चीज़ पढ़ते थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, बैड फील होता था। ऑल्दो सम ऑफ द स्टोरीज वर ब्रिटिश प्रोपेगेंडा, पर लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ने भी चाल चली तो उन्होंने भी कुछ झूठे प्रोपेगेंडा जर्मनी के खिलाफ कुछ झूठे न्यूज़ भी आर्टिकल छपवाए ताकि अमेरिका भी इस वॉर के अंदर एंटर हो जाए। दे लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग एंटी जर्मन सेंटिमेंट अलॉन्ग अमेरिकन्स। अब ये जो चीज़ थी, ये जो न्यूज़ेस थी, प्रोपेगेंडा था जो जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी जिस तरह से कहर बरसा रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था, मार रहा था, जेनोसाइड कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें क्या था, एक अमेरिकन के अंदर एक एंटी जर्मन यानी जर्मन लोगों के खिलाफ एक बुरा प्रभाव उनके दिल के ऊपर डाल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दूसरा रीज़न ये भी था, द अमेरिकन बिजनेसमैन वर वेरी इंटरेस्टेड इन द अलाइड विक्ट्री and many such as JP Morgan helped fund British and French war effort with approximately $3 billion in loan and bond purchase. अमेरिकन बिजनेस जो थे ना, अमेरिकन जो बिजनेसमैन थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देते कि अलाइड देश जीत जाए, क्योंकि जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने फंडिंग करी थी। जो ब्रिटिश और फ्रेंच जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो अमेरिका ने तकरीबन $3 बिलियन के आसपास उनको लोन दिया था और उनके बॉन्ड परचेज किए थे। ये भी एक तरीके से क्या होता है, उनको पैसे देना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, इफ़ द अलाइड वुड बी डिफीटेड बाय द सेंट्रल पावर दे प्रोबेबली वुडेंट बी एबल टू रिपे देयर डेट टू यूएस लेंडर। अब यहाँ पे एक टेंशन हुई, जितने भी जो अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन को पैसा दिया था, अब उनका ये इस दिमाग में आ गया था कि अगर फ्रांस और ब्रिटेन जिन्होंने यूएस ने जिनको पैसा दिया है वो अगर हार जाते हैं तो इनका जितना भी पैसा उन्होंने दिया है वो पूरा डूब जाएगा। पहली बात, वो इस पोजीशन में ही नहीं हो पाएंगे कि वो यूएस को पैसा लौटा पाएँ, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने फिर सपोर्ट करना चालू किया, यूएस की गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहा कि आप भी वर्ल्ड वॉर में इंटरवेन हो, इंक्लूड हो और अलाइड फोर्सेस की तरफ से आप लड़ो और उनको जंग जिताओ। ये जो पूरा मूवमेंट था, गवर्नमेंट को बोलना, गवर्नमेंट के सामने रिक्वेस्ट रखना, प्रेशर डालना कि वो वॉर में इंटरफेयर करें, दैट इज़ नोन एज प्रिपेयर्डनेस मूवमेंट विच कैंपेन फॉर द यूएस इंटरवेंशन इन द वॉर ऑन द साइड ऑफ द अलाइड फोर्स, ताकि अलाइड नेशन ये जंग जीत जाएं और उनका जो भी पैसा अमेरिकन बिजनेसमैन ने जो भी ब्रिटेन और फ्रांस को दिया है जंग लड़ने के लिए वो पैसा उनको मिल जाए। नाउ अब यहाँ पे आते हैं सिंकिंग ऑफ लुसियाना। अब यहाँ पे एक ऐसा इवेंट हुआ जिसमें अमेरिका कूद पड़ा। जैसे क्यों कूद पड़ा चले जानते हैं। इन May 1915 a German U-boat sunk the British passenger ship Louisiana off the coast of Ireland। अब May 1915 को जर्मनी ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश का जो शिप है, या बाजू में आप शिप देख सकते हैं, ये दिस शिप इज़ नोन एज द लुसियाना शिप, इसके ऊपर जर्मनी ने हमला कर दिया और जर्मनी ने इस शिप को डुबो दिया। और ये कहाँ पे ये इंसिडेंस इन्होंने किया था, लुसियाना ऑन द कोस्ट ऑफ आयरलैंड।
अब ये शिप जब डूबा तकरीबन 1000 पैसेंजर मारे गए, जिसमें 128 अमेरिकन भी थे। Although the ship may have been carrying military equipment along with the civilian, the Americans were infuriated because the people on board weren't warned before the sinking. अब जब ये सब चीज़ हुई, हाँ शिप में आम नागरिक भी थे और साथ में सोल्जर भी थे और उनके पास हथियार भी थे, मिलिट्री इक्विपमेंट हथियार लेकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अमेरिकन्स को गुस्सा कब आया, जब उनको पता चला कि उनका शिप में उनके लोग भी मारे गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये शिप पे उन्होंने जो हमला किया है उन्होंने पहले बताया नहीं और मासूम नागरिकों की जान ले ली है। इन एडिशन टू स्ट्रेनिंग डिप्लोमेट रिलेशन बिटवीन यूएस एंड जर्मनी, द सिंकिंग ऑफ द लुसियाना फर्दर इंक्रीज एंटी जर्मन सेंटिमेंट इन। अब ऑलरेडी पहले ही अमेरिकन्स के दिल में एंटी जर्मन्स भावना पैदा अराइज हो रही थी, लेकिन जब ये लुसियाना शिप को जर्मनी ने डुबाया तो अमेरिकन्स लोग और भड़क गए, उनके दिल में जर्मन्स को लेके और भी ज़्यादा नफरत बढ़ने लगी। मूविंग अहेड, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर। अब जिस तरह अभी हम लोगों ने पहले ट्रेंच वॉरफेयर पढ़ा था, अब यहाँ पे अब एक सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से जंग को लड़ी गई। इन रिस्पॉन्स टू ब्रिटेन ब्लॉकेड, जर्मनी टर्न टू अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर टू कीप गुड्स फ्रॉम रीचिंग ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने यहाँ पे एक ब्लॉकेट कर दिया था, यानी सामान आना जाना रोक दिया था। अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने भी कोशिश करी कि ब्रिटेन जो सामान पहुँच रहा है, जो जंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर कि लोगों के लिए खाने पीने के, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम भी सबमरीन से हमला करेंगे और इनके जितने भी जो गुड्स जो सामान ब्रिटेन जा रहे हैं उनको हम रास्ते में ही कर देंगे, ताकि ब्रिटेन की जो सप्लाई है वो रुक जाए और ब्रिटेन कमज़ोर पड़ने लगे। आफ्टर द सिंकिंग ऑफ लुसियाना, जर्मनी प्रॉमिस टू स्टॉप अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर, बट विद इन लेस देन अ ईयर दे टॉर्पीडोड अनदर पैसेंजर शिप द क्रॉस इंग्लिश चैनल फेरी सक्सेस। उसके बाद जब ये चीज़ हुई, जब जर्मनी ने लुसियाना को डुबाया, तो उन्होंने एक प्रॉमिस करा कि ठीक है अब हम किसी भी तरीके का अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर यानी सबमरीन से जंग अब हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन जर्मनी अपने इस बात पे काबू नहीं रह पाया और एक साल के अंदर, प्रॉमिस किए हुए एक साल के अंदर, उन्होंने एक और शिप के ऊपर हमला किया जिसका नाम था इंग्लिश चैनल फेरी सक्सेस। अगेन जर्मन प्रॉमिस नॉट टू अटैक पैसेंजर शिप विदाउट वार्निंग द सक्सेस प्लेज, बट दैट प्लेज वॉज शॉर्ट लिव्ड एज वेल। अब उन्होंने वापस से पैसेंजर शिप पे फेरी पे सक्सेस पे हमला किया, उन्होंने फिर वापस से प्लेज लिया कि अब हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन वापस से उन्होंने हमला कर दिया। तो ये आपको भी एक वजह जानी। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, एक है जिमरमैन टेलीग्राम। अब जिमरमैन टेलीग्राम को देखा जाए, ये पांचवा आपका रीजन है। इन 1917 जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आर्थर जिमरमैन सेंट एन टेलीग्राम टू मैक्सिको suggesting that if the US should declare war on Germany, Mexico should declare war on the US। अब यहाँ पे 1917 में जो जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आर्थर जिमरमैन, उन्होंने मैक्सिको के एक लेटर भेजा, टेलीग्राम, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएस को, ठीक है, मैक्सिको सजेस्टिंग दैट इफ़, यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कि अगर यूएस जर्मनी के ऊपर हमला करता है, ठीक है, तो मैक्सिको के पास भी राइट होता है कि वो यूएस के ऊपर भी हमला करते हैं और मैक्सिको को हमला करना चाहिए, ताकि मैक्सिकन अमेरिकन वॉर में जो मैक्सिको टेरिटरी हार गया था, जैसे टेक्सास, न्यू मैक्सिको और अरिजोना, ये हार गया था मैक्सिको, तो वो उसको वापस मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर जर्मन्स द टेलीग्राम वॉज इंटरसेप्टेड बाय द ब्रिटिश एंड हरिडली गिवन टू द अमेरिकन। पर लेकिन यहाँ पे इस टेलीग्राम को ब्रिटेन ने इंटरसेप्ट यानी पकड़ लिया और जैसे ही मिला वैसे ही अमेरिकन गवर्नमेंट को इसको इन्फॉर्म किया गया। ऑल्दो मैक्सिको हैड नो रियल इंटेंशन ऑफ डिक्लेयरिंग वॉर ऑन द यूएस। यहाँ पे जो जर्मनी ने सिर्फ एक सजेशन दिया था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो मैक्सिको आपको यूएस के ऊपर हमला कर देना था। यहाँ पे यूएस के मैक्सिको के दिल के अंदर कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, सिर्फ एक सजेशन था इस टेलीग्राम लेटर में कि अगर वो हमारे साथ वैसा करता है तो आपको भी वैसा करना चाहिए।
द पब्लिकेशन ऑफ द लेटर फर्दर मोबिलाइज द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट द सेंट्रल पावर। अब जब ये टेलीग्राम जब आउट हुआ अमेरिकन लोगों के सामने, तो जो सेंट्रल पावर, जिसको हम लोग एक्सिस नेशन के नाम से भी जानते हैं, उनके खिलाफ दिल में और भी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई, जिसकी वजह से फाइनली अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वॉर वन में इंटर हुआ। और बहुत ही जल्दी विद इन अ ईयर के अंदर अमेरिका ने जर्मनी को हराया और वर्ल्ड वॉर को एंड अप किया। सो ये पूरी कुछ रीजंस थे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, अमेरिका किस तरह से वर्ल्ड वॉर वन में इंटर हुआ। ये मेजर 5 पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।